नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए जजमेंट्स के ऊपर नए-नए वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद की जजमेंट है। इंटरनेट में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में काफी ज्यादा इस जजमेंट के बारे में चर्चा हो रही है कि ये जजमेंट में खासियत ये है कि यहाँ पे वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया था और वाइफ ने आगे बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है वहां पे रिट पिटीशन डाली थी और उस जो नीचे की जो कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिए थे उसको बरकरार रखा और वाइफ को डायरेक्शंस दिया है कि वो अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस के रूप में 3,000 रुपया जो मासिक जो मेंटेनेंस है वो दी जाए। तो ये जजमेंट के काफी ज्यादा चर्चे हैं। देखिए, आप इस जजमेंट में थोड़ा सा मैं नटशेल में बताना चाहूंगा, ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ये कोई 125 सीआरपीसी का केस नहीं है, ना ही ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। इस केस में क्या था कि जो पिटिशनर थी वो वाइफ थी और उन्होंने जो नीचे की जो कोर्ट थी, सिविल कोर्ट थी, जहां पर ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में। तो यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे, थोड़ा फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पिटिशनर जो थी और वो मतलब जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट मींस रेस्पोंडेंट जो थे वो हस्बैंड थे और पिटिशनर थी जो कि वाइफ थी। उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका था। जी हाँ, डाइवोर्स जो है वो हो चुका था। डाइवोर्स के कई साल हो चुके थे इसमें और वाइफ थी वो सक्सीड हो गई थी डाइवोर्स लेने में। एक ग्राउंड्स रेस किया गया था क्रूरल्टी और डेजर्शन का। थोड़ा फैक्ट्स हैं वो हम जजमेंट के डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा अगर एरर होती है तो उसको हम आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइफ को डाइवोर्स मिल चुका था, डिग्री ऑफ डाइवोर्स मिल चुका था क्रूरल्टी और डेजर्शन के आधार पे। अब जब डाइवोर्स मिलने के बाद क्या हुआ कि हस्बैंड ने सेक्शन 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें उन्होंने एक पिटीशन डाली कि उनको एक परमानेंट एलिमोनी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वाइफ जो है वो सक्षम है और उनके पास कोई इनकम नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है और इसलिए उनको एक जो है एक परमानेंट एलिमोनी के तौर पे कुछ मेंटेनेंस जो डिमांड की थी, वो कंटेंट्स हैं वो आगे हम देखेंगे जजमेंट में। वो उन्होंने परमानेंट एलिमोनी की डिमांड की थी। अब जो चूंकि जो परमानेंट एलिमोनी का जो केस था वो पेंडिंग था, तो उसी दौरान उन्होंने एक सेक्शन 24 जो होती है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो एप्लीकेशन लगा दी कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक इंटरिम मेंटेनेंस भी दी जाने चाहिए। तो इंटरिम मेंटेनेंस थी, कोर्ट ने नीचे की कोर्ट ने अवार्ड कर दिया जो कि 3,000 रुपीस पर मंथ के हिसाब से थी। और फिर बाद में हस्बैंड ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन भी डाली कि 5,000 पे जो एरियाज ऑफ रिकवरी है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो भी दिया जाए, इशू किया जाए और जहां वो जहां काम करती हैं वहां के से सैलरी अटैच करवाई जाए। तो 5,000 की भी एक एग्जीक्यूशन टाइप का उन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि वो उस ऑर्डर को भी रिट पिटीशन में चैलेंज किया था। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था वो हम जजमेंट के अंदर जानेंगे। बाद में माननीय जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद जो ब्रांच बेंच है, उन्होंने जो पिटीशन को खारिज कर दिया था। कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, हम उस लीगल एस्पेक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था इस जजमेंट में और क्या कंटेंट्स थे। और जो लोग फेस कर रहे हैं, जो ऐसे सिमिलर सिचुएटेड कंडीशंस में हैं, वो जो डाइवोर्स का या फिर जो कनेक्टेड केसेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए जजमेंट किस तरह से उपयोगी होगी, ये हम इसके कंटेंट्स को जब तक देखेंगे नहीं तभी हम उसके ऊपर कुछ जो है टिप्पणी कर सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस जजमेंट में क्या था। एक एक चीज के कंटेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहाँ पर यही चीज बताइए, पिटीशनर थी वो वाइफ थी, उन्होंने सेकंड जॉइंट सिविल जज सीनियर डिवीजन थे महाराष्ट्र में कोई जगह है, वहां के ऑर्डर 8/8/2017 में 8 अगस्त 2017 और के जो ऑर्डर थे, और एक और ऑर्डर सब्सिक्वेंट ऑर्डर था जो कि एग्जीक्यूशन से की तरह ही होता है, 6 दिसंबर 2019 के ऑर्डर को चैलेंज किया था जो कि सेम प्रोसीडिंग्स में था। और इस इम्पीचमेंट ऑर्डर में
असेल्ड किया था कि कॉमन फैक्ट यही था कि ऑर्डर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, मैरिज जो है एक्सटिंग्विश्ड हो चुकी है और रिलेशनशिप जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, और डिवोर्स है वो 17 जनवरी 2015 में पास हो चुका है। तो ये फैक्ट्स थे ऑर्डर्स के, जो ब्रीफ समरी थी वो ये थी। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है जजमेंट में। इस जजमेंट में बताया है कि जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की जो मैरिज थी वो 17 अप्रैल 1992 में हुई थी, और वाइफ ने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी, डिग्री ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरटी और डेजर्शन। जो सेक्शन 13 1A सब पार्ट 1A सब पार्ट 1B होता है, उसके अंदर ही सेक्शन 13 1 के अंदर ही जो पार्ट सब पार्ट 1 सब पार्ट 1B जो बना है, जो क्रूरटी डेजर्शन का होता है, उसी ग्राउंड्स पे इन्होंने जो है वो डिवोर्स ये मतलब फाइल किया था, और उनकी जो पिटीशन अलाउ हो गई थी, और मैरिज जो थी वो डिसॉल्व हो गई थी 17 जनवरी 2015 में, जो कि सेकंड जॉइंट सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है उन्होंने महाराष्ट्र में ही जो है वहां पे उन्होंने डिग्री ऑफ डिवोर्स अवार्ड कर दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि हम इस मैरिट्स पे नहीं जाते हैं डिग्री पे, लेकिन अब हम इसके ऊपर जाते हैं कि उन्होंने क्या था कि जो डिग्री ऑफ डिवोर्स होने के बाद रिस्पोंडेंट हस्बैंड, जी हाँ, रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एक पिटीशन फाइल की थी, 100 नंबर जो है, फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमोनी फ्रॉम पिटिशनर वाइफ, मींस परमानेंट एलिमोनी दी जाए पिटिशनर वाइफ से 15,000 रुपए की उन्होंने डिमांड की कि 15,000 रुपए की परमानेंट एलिमोनी दी जाए। एप्लीकेशन जो फाइल थी वो सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि परमानेंट एलिमोनी का जो सेक्शन है उसके अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी, और कहा कि ये प्लीड किया कि मैरिज जो है वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है डिवोर्स से, और हस्बैंड के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और जो वाइफ है वो एजुकेशन क्वालिफाइड है और MA B.Ed की डिग्री है, और एजुकेशन पे मतलब एक जिस जगह का नाम बताया वहां पर काम कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो जब उनकी जो वाइफ थी वो पढ़ रही थी, तो हस्बैंड ने घर के घरेलू कार्य किए और अपने जो एम्बिशन था, कैरियर था, उसको एक दरकिनारा कह लीजिए, दरकिनारा कर दिया, और फिर प्लीड किया कि एम्प्लॉयमेंट होने से पहले वो ट्यूशन क्लास लेती थी और इनकम कमाती थी फैमिली के लिए। और इस रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि वो काम करते थे फादर ऑफ द पिटिशनर, मतलब जो अपने ससुर के साथ काम किया करते थे, और विद द एड एंड असिस्टेंस ऑफ हर पेरेंट्स। तो वो कुछ कंट्रीब्यूट, थोड़ा सा अमाउंट है फॉर दी, ही वुड कंट्रीब्यूट सम अमाउंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली। कुछ ही आय होती थी जो कंट्रीब्यूट कुछ ही अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने ये प्लीड किया कि उन्होंने काफी ह्यूमिलेशन की, ह्यूमिलेशन सफर की नहीं, सफर की, ह्यूमिलेशन सफर की, हरासमेंट सफर की, और जो वाइफ ने एक मैलाफाइड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ पिटीशन फाइल की डिवोर्स की, जो कि डिक्रीड हो गई। अब फिर उन्होंने आगे प्लीड किया कि वो जो हस्बैंड है वो कोई जॉब नहीं करते हैं, और कोई उनके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और फिर उन्होंने आगे प्लीड किया कि उनकी कोई मतलब जो हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से वो कोई जॉब नहीं कर सकते, जिससे अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते, और जो कि और वाइफ जो है वो उनकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए पर मंथ है, और उनके पास वैल्यूएबल हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं। और फिर रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने मेंटेनेंस की डिमांड की 15,000 रुपए पर मंथ वाइफ से मांगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन, जब से पिटीशन डाली गई है तब से 15,000 रुपए पर मंथ दिया जाए। और फिर साथ में वो प्रेयर के बारे में बताया कि क्या प्रेयर की मांगी थी उन्होंने प्रेयर मांगी कि 15,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस दी जाए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन। जब भी पिटीशन डिस्पोज होगी तो डेट से ही जो है 15,000 रुपए की उन्होंने डिमांड की। और फिर साथ में कहा कि जो चार्ज ऑफ मेंटेनेंस टू बी क्रिएटेड एज द सैलरी ऑफ द रिस्पोंडेंट। अच्छा, फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन जब फाइल की थी उसके बाद
एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 24 की भी एप्लीकेशन फाइल कर दी, जो कि मेंटेनेंस पेंडिलाइट। जब तक केस पेंडिंग है, जब तक कोई भी केस पेंडिंग होता है तो इसे मेंटेनेंस पेंडिलाइट के अंदर ही सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई जाती है, जब तक डिस्पोज नहीं हो जाता केस। तो एप्लीकेशन थी वो भी रजिस्टर्ड हो गई। और फिर इसके बाद एप्लीकेशन में ये डिमांड की कि मतलब ये प्रेयर की कि एंट्री मेंटेनेंस जब तक प्रोसीडिंग डिस्पोज नहीं हो जाती, जो क्लेमिंग परमानेंट एलिमोनी की, उनको मेंटेनेंस दी जाए। इंट्रीम मेंटेनेंस सेक्शन 25 की जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हो जाती, सेक्शन 24 के अंदर उनको इंट्रीम मेंटेनेंस दी जाए। और फिर वो एप्लीकेशन की उनको काफी वाइफ ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि हस्बैंड एक ग्रोसरी शॉप भी चलाते हैं और उनके पास एक ऑटो रिक्शा भी है और इनकम भी उनके पास आती है लीज, मतलब ऑटो रिक्शा को लीज देने पे, जो मतलब अर्निंग इनकम बाय लीजिंग आउट द सेम। आपकी जो है ऑटो रिक्शा को लीज पे देते हैं कि ग्रोसरी शॉप, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ने डिनाइड किया और उन्होंने कहा कि वो वाइफ पर डिपेंडेंट थे और स्पेसिफिकली प्लीड किया कि वो एक डॉटर भी बॉर्न हुई है वेडलॉक से, जो कि डिपेंडेंट ऑफ वाइफ, हु इज डिपेंडेंट ऑन वाइफ, मतलब एक बेटी भी है जो कि वाइफ पे डिपेंडेंट है। और उन्होंने एक मेंटेनेंस क्लेम की, जो एंड लिखा है कि देयरफॉर द क्लेम ऑफ द हस्बैंड इज रिजेक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ 10,000। तो कॉस्ट के साथ इस पिटीशन को डिसमिस कर दी जाए। वाइफ की कंटेंशन थी कि वह हस्बैंड जो है वो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, एक ऑटो रिक्शा है जो कि लीज पे दिया गया है, और जो फिर साथ में एक उनकी बेटी है जो कि वाइफ पर ही डिपेंडेंट है। तो इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, ऐसा वाइफ ने जो है इंट्रीम मेंटेनेंस की जो पिटीशन के रिप्लाई में ये ग्राउंड्स उठाए। तो आगे देखिए, फिर आगे बताया कि एप्लीकेशन जो फाइल थी क्लेम, जो हस्बैंड की जो पिटीशन थी सेक्शन 24 की, वो अलाउ हो गई। सेकंड जॉइंट सिविल जज थे, उन्होंने अलाउ कर दी और एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में ये लिखा कि रिस्पोंडेंट इज हियरबाय डायरेक्टेड टू पे 3,000 पर मंथ। मींस रिस्पोंडेंट यहाँ पर वाइफ थी, जो उन्होंने सेक्शन 24 के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी, वहां रिस्पोंडेंट पिटिशनर थे हस्बैंड, तो रिस्पोंडेंट थी वाइफ थी। उन्होंने करेक्शन दी कि 3,000 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन जो है, मतलब जो जब से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है उनसे मेंटेनेंस दी जाए जब तक केस डिस्पोज नहीं हो जाता। जब से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया 3,000 की जो एप्लीकेशन है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से दी जाए। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि उसके ऑर्डर देने के बाद लर्नर जज ने रिकॉर्ड किया कि एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 25 की पेंडिंग है और एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 जो है वो मेंटेनेबल है, और बाय रिलाइंग अपॉन द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि एंड बाय रिकॉर्डिंग दैट कि वेदर हस्बैंड जो है वो एंटाइटल्ड है क्लेमिंग फॉर परमानेंट एलिमोनी फ्रॉम द वाइफ विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। जो एप्लीकेशन जो होगी सेक्शन 25 की वो डिसाइड की जाएगी मेरिट्स पे, जो कि मेरिट्स पे डिसाइड की जाएगी। फिर एप्लीकेशन क्लेमिंग इंटरिम मेंटेनेंस केम टू बी ग्रांटेड, जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती सेक्शन 25 की, तब तक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है कि तब तक इंटरिम मेंटेनेंस देती रहे वाइफ, 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो मेंटेनेंस देती रहे। आगे देखिए, फिर आगे बताया कि उस ऑर्डर को चैलेंज किया इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट, जो EXH जो एग्जिबिट कहते हैं 23, और which takes the earlier order passed by learner judge on 8/8/2017, 8 अगस्त 2017 के ऑर्डर को चैलेंज किया। फिर इन द वेक ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, फिर एक और रिक्वेस्ट की थी रिस्पोंडेंट ने कि वारंट ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स मे बी इशूड अगेंस्ट द पिटिशनर वाइफ। कि आप देखिए यहाँ हस्बैंड ने वारंट ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स भी लगा दिया कि जो वाइफ से रिकवर किया जाए और अमाउंट ड्यू पेबल जो है वो डिडक्ट किया जाए उनकी सैलरी से और कोर्ट के समक्ष कोर्ट को डिपॉजिट कर दिया जाए। और एप्लीकेशन जो थी वो ग्रांटेड ऑन 6/12/2019, उस एप्लीकेशन को इस ऑर्डर के साथ डिस्पोज किया गया। उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन फाइल की थी एग्जीक्यूशन टाइप की कोर्ट एप्लीकेशन फाइल की थी, उन्होंने फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक लेटर इशू किया जाए जो स्कूल में काम करती थी, और उस ऑर्डर लेटर पे मतलब जो है कि डिडक्ट किया जाए 5,000 रुपये मेंटेनेंस का, वाइफ की मेंटेनेंस जो सैलरी है उससे 5,000 रुपया जो है वो डिडक्ट किया जाए, और जो भी अमाउंट है वो सारा अमाउंट जो है वो पर मंथ वो जो है कोर्ट के पास भेजा जाए जब तक कोर्ट कोई दूसरा निर्णय टिल फर्दर ऑर्डर टू आस्क रिकवरी ऑफ ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस पेंडिलाइट, जब तक कोई दूसरा ऑर्डर नहीं दे देती तब तक
5,000 रुपया मंथली मेंटेनेंस के तौर पे वाइफ की इनकम से डिडक्ट किया जाए और कोर्ट को वो अमाउंट है कोर्ट को दिया जाए। अब देखिए दोनों ऑर्डर को चैलेंज किया इस रिट पिटीशन में। अब जो काउंसिल थे उन्होंने ये बात उठाई कि जो मैरिज है वो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है इनके बीच में, और जो सेक्शन 25 की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। ऐसा पिटिशनर की जो पिटिशनर जो की वाइफ थी उनके काउंसिल ने ये ग्राउंड उठाया कि दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका है और जो पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। और जो एंड बाय रेफरिंग टू द वर्ड्स यूजिंग द सेक्शन की हस्बैंड और वाइफ और सबमिशन एडवांस की डिग्री जो मैरिज जब डिसॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद कोई इस तरह की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाती है। फिर उसके बाद ये दूसरा ग्राउंड ये उठाया कि वाइफ को अगर डायरेक्शन दी जाए कि मेंटेनेंस दी जाए आफ्टर डिवोर्स होने के बाद जो है वो मेंटेनेंस दे हस्बैंड को, तो एक तरह की ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस हो जाएगा। और क्योंकि एक रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड और वाइफ के वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं डिग्री ऑफ डिवोर्स से, और फिर कोई क्लेम जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं ले सकते, तो एक ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस होगा। ऐसा एक ग्राउंड उठाया जो वाइफ के काउंसिल है। और उसके बाद जो अपोजिट साइड ने जो थे पर कॉन्ट्रा लिखा है, अपोजिट साइड ने ये उठाया कि सेक्शन 25 जो कहता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि आउटकम ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स, की चाहे डिवोर्स का किस ग्राउंड्स पे लिया गया है डिवोर्स, इन जो सेक्शन 25 जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि जो सेक्शन 25 का जो वर्डिंग्स है वो ये कहते हैं एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, मींस एट एनी टाइम। ये वर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसमें कि कभी भी जो कोई समय होता है उसके उपरांत कोई भी ऐसा टाइम हो, एट एनी टाइम देयरफॉर। फिर आगे लिखा है कि देयरफॉर द एम्बार्गो दैट कि एप्लीकेंट एज अ हस्बैंड आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी डिनाइड। अगर कोई एप्लीकेंट अगर हस्बैंड है तो उसके बाद उनकी एप्लीकेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, जो कि सेक्शन 25 का जो एक्ट है वो कहता है। आइए हम इस सेक्शन के उसके ऊपर भी जाएंगे, ऑर्डर को देखते हैं ठीक से। फिर उसके बाद ये कोर्ट ने कहा कि इम्प्यूज्ड ऑर्डर जो था पास किया गया है, एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की थी अंडर सेक्शन 24 ऑफ 1955, मींस जो हस्बैंड ने जो सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन डाली थी उसके बेसिस पे ही ऑर्डर पास किया गया है। सेक्शन 24 के ऊपर आप देखिए कंटेंट्स को रिप्रोड्यूस किया, वो क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो ये कहता है मेंटेनेंस पेंडिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब इसमें यहाँ पे ये लिखा था कि नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड, मीन देखिए हस्बैंड भी लगा सकता है वाइफ भी लगा सकती हैं एक दूसरे पे। अगर जो संक्षम है और जो डिपेंडेंट है वो एप्लीकेशन चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ दोनों लगा सकती है। ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है किस्म से। और to pay the petitioner as the expenses of the proceeding and monthly during such proceeding as having regards to petitioner own income and income of the respondent। देखिए दोनों की इनकम को देख के ही मेंटेनेंस अवार्ड की जाएगी। ऐसे नहीं कि अगर हस्बैंड लगा रहा है, हस्बैंड ज्यादा कमा रहा है और वाइफ कम कमा रही है, तो ऐसे नहीं कि उसकी एप्लीकेशन जो ब्लाइंडली अलाउ की जाए। दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, चाहे वाइफ कमा रही है चाहे हस्बैंड कमा रहा है, और एक पार्टी जो है नहीं कमा रही है, ना के बराबर इनकम है, तो वीकर साइड को जो फाइनेंशियली वीकर होगा उसी को ही वो अवार्ड होगी अगर उस आदमी ने या लेडी ने एप्लीकेशन फाइल की है। जो फाइल करेगा उसी को पेटिशनर माना जाएगा इसमें। तो एक किस्म से एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। अब प्रोविजन भी साथ लगाया है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड सच मंथली सम एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज। 60 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देना चाहिए जब से नोटिस सर्व होता है, मींस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो नोटिस होता है उस नोटिस सर्व जब रिसीव होता है उस 60 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देना चाहिए। अब फिर आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, सेक्शन 24 कैन बी फाइल्ड। अब इन्होंने कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 24 के अंदर फाइल की जा सकती है इन दी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स मतलब केस पेंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि पेंडिलाइट का मतलब ये है कि केस जो है वो पेंडिंग होना बहुत जरूरी है। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें अंडर अच्छा प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट फॉर परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस, मींस परमानेंट एलिमोनी डिसाइड नहीं हुई है तो केस पेंडिंग हुआ तो सेक्शन 24 भी उसमें लगाया जा सकता है। ऐसा
बताया गया। फिर अब सेक्शन 25 के जो कंटेंट्स क्या कहते हैं देखिए, यहाँ लिखा है परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। तो उन्होंने ये बताया कि कोड जो सेक्शन पार्ट 1 ये कहता है कि जो एट एनी टाइम पासिंग ऑफ एनी डिग्री और एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, जब भी डिग्री पास हो जाए, और एट एनी टाइम और वर्ड यूज किया गया कि उस डिग्री पास होने के कुछ समक्ष बाद भी, कुछ एट एनी टाइम किसी समय भी, सम टाइम नहीं, एट एनी टाइम कभी भी फाइल सब्सिक्वेंट डिग्री होने के बाद फाइल की जा सकती है। और एप्लीकेशन जो है कभी भी फाइल कर सकता है, वाइफ भी फाइल कर सकती है और हस्बैंड भी फाइल कर सकता है एज केस में भी। और फिर जो भी फाइल करेगा, जिसके विरुद्ध फाइल करेगा, जो कि रिस्पोंडेंट होगा, उसको पे करना होगा एप्लीकेंट को फॉर हिज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सच ग्रॉस सम और सच मंथली पीरियडिकल सम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट एज हैविंग रिगार्ड्स टू द रिस्पोंडेंट ओन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी। तो उस तब तक जो एलिमोनी है वो तब तक देनी पड़ेगी जितनी उसकी जीवन शेष है, तब तक होगा। जो सारी अटेंडिंग फैक्टर्स को कंसीडर करके, उसकी इनकम क्या है, कितने अटेंडिंग फैक्टर्स हैं, सारा कुछ देख के ही डिसाइड किया जाएगा। फिर साथ में ये सेक्शन 25 का जो सब पार्ट है वो एक मॉडिफिकेशन करने का भी और कैंसिलेशन करने की भी पावर दे रखी है। जैसे 125 में 127 के अंदर आप एप्लीकेशन जो लगाती हैं वो उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, इनहेंसमेंट कराई जा सकती है, हस्बैंड भी चाहे तो उसको रिड्यूस करवा सकता है। सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस में भी है, इनहेंसमेंट और मॉडिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। तो सेक्शन 25 के अंदर भी पार्ट 2 के अंदर, मान लीजिए एलिमोनी जो दी गई है 3000 है, 10 साल बाद एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो मॉडिफाई वो है वो करा सकते हैं। तो ऐसा चीज सेक्शन 25 पार्ट 2 का ये हिस्सा कहता है, पोर्शन कहता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कोर्ट ने कहा कि दोनों सेक्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो फिर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि एक राइट बनता है इंडिजेंट स्पाउस कोई भी हो सकता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, चाहे आइदर पेंडिलाइट और इन द नेचर ऑफ परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। चाहे वो केस अगर पेंडिंग चल रहा है, मान लीजिए कोई 25 के अंदर ही लगाया तो केस पेंडिंग हो गया तो उसके दौरान भी लगा सकती हैं, और परमानेंट एलिमोनी जो लेनी है उसके अंदर भी वो डिमांड कर सकती हैं। और फिर यहाँ पे साथ ये बताया कि सेक्शन 25 जो है वो परमिट करता है कोर्ट को कि अंडर दिस एक्ट सेक्शन 25 जो है वो कोई भी केस जो है वो लगाया जा सकता है, चाहे वो रेस्टिट्यूशन का केस हो, चाहे डिवोर्स का केस हो, चाहे जुडिशियल सेपरेशन का केस हो। तो सेक्शन 25 वहां पर भी लगाई जा सकती है। परमिट किया जाता है कोर्ट को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन यूज करें। जो भी केस फाइल किया गया है सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 तक, at the time of passing any degree or at any time subsequent thereto, जब डिग्री पास हो जाती है और उसके बाद कभी भी किसी भी समय एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा सकती है। either of the spouse to pay to the applicant for his maintenance either gross sum, जाए एक मुश्त कह लो, या वन टाइम एलिमोनी कह लो, या फिर मंथली मेंटेनेंस के तौर पे कह लीजिए, पीरियडिकली सम नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, जितनी उसकी लाइफ है उसी तक ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे लीगल हेयर्स हैं वो भी क्लेम करेंगे, नहीं, सिर्फ एप्लीकेंट तक को ही रिलीफ मिलेगा जब तक उनकी जिंदगी शेष है। और फिर सामने लिखा है द टर्म यूज्ड एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू कैन नॉट बिकम रिडंडेंट। कोर्ट ने कहा दिया कि इसको जो है रिडंडेंट मतलब खराब जो नहीं कहा जा सकता है, इनएप्लीकेबल नहीं कहा जा सकता है। Why constricted the meaning to the words wife or husband applied in subsection 25 of this act in the wake of subsection 2 and 3 of the act, जो कि कोर्ट को पावर दी गई है कि वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब सॉरी वेरी भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सब कोर्ट ने लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। और फिर कोर्ट ने कहा कि एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू, अगर यहाँ पर ये चीज बताया कि कैनॉट बी इंटेंशन ऑफ दिस लेजिस्लेचर, कि एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू करने से वो चीज खराब नहीं हो जाती, रिडंडेंट नहीं हो जाती, ये ऐसी इंटेंशन नहीं थी लेजिस्लेचर की। तो और फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फिर सेक्शन 25 का यही बताया कि सिर्फ वो डिग्री ऑफ डिवोर्स तक नहीं सीमित है, बट डिग्री कैन ऑल्सो बी फॉर, अगर मान लो रेस्टिट्यूशन का भी केस लगाया गया है तब भी सेक्शन 25 बी है, केस फाइल किया जा सकता है। ऐसे नहीं सिर्फ डिवोर्स हो गया तो तभी आप फाइल कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन के केस के में भी सेक्शन 25 की एप्लीकेशन, अगर डिग्री मिली होनी बहुत जरूरी है, फाइल किया हो तभी हो सकता है। और सेक्शन 10 ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स जो कि जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर होता है,
सेक्शन 13 और डिग्री कैन आल्सो बी फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर सेक्शन दोनों पार्टीज के बीच में भी अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो गया डिवोर्स सेक्शन 13B में, लेकिन डिग्री होनी बहुत जरूरी है। डिग्री होने के बाद ही सेक्शन 25 की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो यहां पर यही निकाला कि सेक्शन स्कोप ऑफ सेक्शन 25 था वो उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता कि मैरिज में डिवोर्स हो चुका है, जहां मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। ऐसा कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा इंटेंशन नहीं है लेजिस्लेचर की, और ऐसा जो कंटेंट सेक्शंस को एनालाइज भी कर लिया और उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस जो परमानेंट एलिमोनी है एक बेनिफिशियल प्रोविजन बनाया गया है इंडिजेंट स्पाउस, जो स्पाउस सक्षम नहीं है कमाने के लिए या फिर आर्थिक स्थिति से सक्षम नहीं है, उन लोगों उनके लिए बनाया गया, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ। और स्कोप जो सेक्शन 25 का है वो सिर्फ इस ग्राउंड्स पर रोका नहीं, मतलब कम नहीं किया जा सकता कि डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो पास हो चुकी है जहां पे मैटर सेटल हो चुका है। इस पास पे फिर दूसरी जजमेंट्स पे भी कुछ रिलाई किया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, वो जजमेंट्स के हम कंटेंट्स को नहीं जानते हैं, मतलब उन्होंने जजमेंट के ऊपर जो प्रिंसिपल्स थे उनको देखा, उन सब जजमेंट्स जो पहले पास की गई थी। सेक्शन 25 था वो उन्होंने कहा कि एक प्रोविजन है फॉर डिस्ट्रीब्यूट वाइफ और हस्बैंड। यहाँ आप देखिए वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए बनाया गया ये, और जो प्रोविजंस जो है वो कंस्टिट्यूट वाइडली source as a remedial entailments the contention of the learned counsel जो थे वाइफ के, मतलब जो वाइफ के जो काउंसिल थे उनकी कंटेंशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई है हस्बैंड की 25 की सीकिंग जो मंथली मेंटेनेंस ले रहे हैं और फाइनल प्रोसीडिंग्स जो कि वो पेंडिंग है, और इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो राइटली एंटरटेन मींस सिर्फ यहां तक ही उन्होंने अपने ओपिनियन दिया है कि अभी 25 की जो एप्लीकेशन थी परमानेंट एलिमोनी की वो डिसाइड नहीं हुई है। सिर्फ सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन जो डिसाइड की है वो राइटली एंटरटेन, कोर्ट ने राइटली एंटरटेन किया है, और हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस मिलने का पूरा राइट है, ऐसा कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया। तो उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर्स के बीच में कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं, और पिटीशन थी उनको डिसमिस कर दिया, वाइफ की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो ये ऑर्डर जो था वो 15 ये अपलोडेड का लिखा गया, ये तो उम्मीद है ये सेट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पे हमें और भी नए नए वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।